सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद हसन फहमी और ARI टीवी में आपका खैर मकदम है। और अभी जो है हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जो कि दोनों क्लासमेट हैं। एक इमाम अली फलाही, दूसरे अब्दुल रकीब नुमानी। और आज जो है आजकल न्यूज़ पर बहुत ही एक ट्रेंडिंग में टॉपिक है जो कि मानव मौलाना आज़ाद फेलोशिप के बारे में। वो अब्दुल रकीब नुमानी बताएंगे कि क्या ट्रेंडिंग है और क्या इसके बारे में ये हजरत बताएंगे। बताइए आप। सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ARI टीवी पर आमंत्रित किया इस पर बोलने के लिए। जी, दरअसल मामला ये है कि जो लोकसभा में है, एक सांसद के सवालों का जवाब दे रहे थे स्मृति ईरानी, जो कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है, माइनॉरिटी मिनिस्टर है। उन्होंने ये कहा है कि हम 2022-23 से मानव को एक तरह से बंद कर रहे हैं। और उन्होंने मानव जो ये फेलोशिप है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, इनको हम 2022-23 से रोक रहे हैं। क्योंकि ये जो है, उन्होंने जो तर्क दिया, उनका कहना ये था कि ये दूसरे स्कीम के साथ ओवरलैप कर रही है। हम अगर इनकी पृष्ठभूमि में जाएं मानव को लेकर के, अगर इनकी शुरुआत के बारे में अगर जानना चाहें तो इनकी शुरुआत जो हुई थी वो UPA सरकार की के दौर में हुई थी। और इनके पीछे जो उनके लाने का जो कारण था, उनमें ये था कि जो मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, इनके जो कम्युनिटी के लोग हैं जो आला तालीम हासिल करने में बहुत ही पीछे हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये स्कीम लाया था। और ये जो कमेटी की सिफारिश पर थी वो राजेंद्र सच्चर कमेटी की सिफारिश पर करा गया था। राजेंद्र सच्चर कमेटी अगर हम बात करें तो इनकी जो स्थापना हुआ था, जो बनाया गया था कमेटी 2005 में, राजेंद्र सच्चर की अगुवाई में बनाया गया था। और इनको खास तौर से ये दिया गया था कि आप ये पता करें कि देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात क्या है। तो ये इन्होंने जब रिपोर्ट को मतलब पेश किया, गवर्नमेंट को दिया, तो इसमें पता ये चला कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो स्थिति है, चाहे वो आर्थिक में हो, सामाजिक हो या शैक्षणिक हो, इसमें दलितों से भी बदतर है मुसलमानों की। तब एक तरह से हम ये कह सकते हैं उन्हीं की सिफारिश पर इस स्कीम को लाया गया था। ये जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप 2009 में इनकी शुरुआत हुई थी, जो ख़ास तौर से PhD स्कॉलर और MPhil करने वाले को दिया जाता है। और इनमें जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का होता है, ताकि इस कम्युनिटी से भी आने वाले बच्चे भी आला तालीम हासिल कर सके। इनके पीछे लाने का जो कारण था। अब सरकार ये कह रही है कि हम इसको इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरी स्कीमों के साथ ओवरलैप कर रही है ये। और इन्होंने जो आंकड़ा दिया है लोकसभा में, इनका कहना है कि अभी तक हम इस स्कीम को 6,722 लोग इनसे फ़ायदा उठा चुके हैं, जिनके पीछे 738 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हो चुके हैं इस स्कीम के ज़रिए। और इन्होंने जो आर्गूमेंट दिया है वो सिंपल सा आर्गूमेंट दिया है कि दूसरे स्कीम के साथ ओवरलैप कर रही है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अब जो है रिसर्च करने वाले, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, जैन हो या पारसी हो, इस कम्युनिटी वाले को, ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च करने वाले को पैसा मतलब फेलोशिप नहीं दी जाएगी। बहुत सारे फेलोशिप हैं, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि ओवरलैप कर रही है। लेकिन अगर आप इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो मतलब आपको सरकार की जो आर्गूमेंट दे रही वो सरासर गलत है। सरकार की मंशा कुछ और रही है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए, ज़्यादा ऊपर हो रहा है। और ये दूसरा सवाल जो है कि मानव जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप है उसके बारे में ये इमाम अली बताएंगे कि क्यों बंद हो रहा है, और ये जो सरकार बंद कर रही है इसके पीछे की मंशा क्या है, वो इमाम अली बताएंगे। इमाम अली फलाही, आप बताएं। देखें, जो सरकार की मंशा है जी, इस फेलोशिप को बंद करने का, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को, मैं समझता हूं कि इस सरकार का जो असल मकसद है, जो ये चाहती है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ मुल्क को बेचना चाहती है, बस, और कुछ नहीं कहना चाहती। क्यों? इसलिए कि ये एक कायदा कुल्लिया है। ये कायदा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना उसके अंदर रिसर्च का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस मुल्क में रिसर्च नहीं होगा वो मुल्क कभी भी परवान नहीं होगा। यही वजह है कि आज अगर हम अमेरिका और जापान और चीन वगैरह को देखें तो ये मुल्क बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं और इसमें तरक्की भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे अफराद मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर रोज़ नई चीज़ों की तलाश करते हैं, फिर अपने हाथ कोई नई चीज़ हासिल करते हैं, फिर उस नई चीज़ जो हासिल करते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अपनी भी ज़िंदगी सेटल करते हैं और मुल्क को भी आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। और अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी समझ लो कि अभी तक वो रिसर्च हो रहे थे और तरक्की कर रहा था, लेकिन जब से ये फेलोशिप को बंद किया गया है तब से ये लगता है कि अब ये रिसर्च करना बंद हो जाएगा और ये मुल्क की तरक्की भी बंद हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि जब इस फेलोशिप को बंद कर दिया गया तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब पैसा नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कैसे?
जब पढ़ेंगे नहीं तो रिसर्च भी नहीं करेंगे, और जब रिसर्च नहीं करेंगे तो उनके हाथ कोई नई चीज़ आएगी भी नहीं, और जब कोई चीज़ आएगी भी नहीं तो किसी चीज़ को अप्लाई भी नहीं कर सकते, और जब किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे तो मुल्क का हाल क्या होगा? वही हाल होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगा। और जब तनज़्ज़ुली का शिकार होगा, कुछ रह नहीं जाएगा, तब फिर क्या होगा कि कभी इस मुल्क से उधार लेना पड़ेगा, कभी उस मुल्क से उधार लेना पड़ेगा। और जब मुल्क उधार लेते लेते जब लोन उतार नहीं पाएंगे तब क्या होगा? वही हाल होगा जो NDTV का हुआ कि आखिर में जाकर बेच देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होगा, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये ऐसी हालत पैदा हो जाएगी कि मुल्क को बेचना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो असल मकसद है कि इस मुल्क के जो मुसलमान हैं उन पर ख़ास तौर से टारगेट किया गया है कि मुसलमान बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे हैं, उन्हें आगे पढ़ने से रोका जाए। क्योंकि ये जो स्कीम लाई गई थी ना, ये ख़ास तौर से वैसे तो अक़लियत में बहुत सारे लोग आते हैं, जैन भी आते हैं और सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन जो ये स्कीम थी ना, ये ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए लाई गई थी। ठीक है। और जब इसे रोक दिया जाएगा तो मुसलमान बच्चे जो अपनी आला तालीम हासिल करते हैं, MPhil करते हैं, PhD करते हैं, उनके मतलब एजुकेशन पर अटैक कर रहे हैं सीधा। और जब उनके एजुकेशन पर अटैक होगा तो फिर इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, फिर वो अपनी मनमानी जो करना चाहेंगे करेंगे। यही वजह, अगर आप बगदाद का वाक़या देखें, बगदाद में इतने मुसलमान थे, वो तरक्की पे एकदम जा चुके थे, उरूज पर जा चुके थे। लेकिन जब तातारियों ने उन्हें देखा कि ये मुसलमान और आसमान को छू रहे हैं, तो वो तो चूँकि दुश्मन थे, और दुश्मन होने के नाते उन्होंने सबसे पहले जो उस पर हमला किया ना, सबसे पहले किस चीज़ पर हमला किया? उनकी लाइब्रेरी पर हमला किया। लाइब्रेरी को उनके ख़त्म किया और जितनी किताबें उनकी थी सबको जला दिया। कि उनको पता था कि सबसे पहले इनकी तालीम पर हमला किया जाए। जब इनकी तालीम पर हमला कर दिया जाएगा तो किसी लायक नहीं रहेंगे, जब किसी लायक नहीं रहेंगे तो इन पर हुकूमत करना आसान हो जाएगा। तो ख़ास तौर से मतलब जो असल मकसद है हिंदुस्तान की हुकूमत का इसको बंद करने का, वो मुसलमानों के एजुकेशन पर अटैक करना है। और देखते रहिए ARI TV और ये दो मेहमान जो कि हमारे साथ बात किए हैं ARI TV से, तो दोनों का थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। इसी तरीके से आप ARI TV को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।